राज्य की योजनाओं के पार्ट सेकंड वीडियो में हम बात कर रहे हैं पालनहार योजना की। पालनहार योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है पालनहार को मिलने वाली राशि, कितनी राशि मिलती है। तो राशि है वो दो कैटेगरी में है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कितनी राशि मिलेगी, 1500 रुपये। ये प्रति माह में है, प्रति माह। और 6 से 18 वर्ष तक कितनी है, 2500। यानी 6 वर्ष तक तो 1500 और 18 वर्ष तक 2500। पालनहार योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी राशि को लेकर ही है। ये राशि अभी बढ़ाई है, पहले कितनी थी, पहले मिलती थी 500 रुपये। 0 से 6 वर्ष को कितनी मिलती थी, 500, और 6 से 18 को 1000। लेकिन अब 500 की जगह तो कितने कर दी, 1500, और 1000 के स्थान पर कितने कर दी, 2500। कब की, ये सभी जो जैसे चिरंजीवी योजना की राशि बढ़ाई थी 5 लाख के स्थान पर 10 लाख, ये सभी घोषणाएं बजट भाषण में हुई थी। और बजट भाषण कब हुआ था, 23/2/2022 को, 23 फरवरी 2022 को बजट घोषणा हुई थी। उसमें पालनहार योजना की राशि बढ़ाई गई। लागू कब हुई है, 1 मई से, 1 मई 2022 से। दूसरी चीज ध्यान ये रखनी है कि जो राशि मिलती है वो बच्चे यानी 6 वर्ष तक कम है वो तो जाना चाहिए आंगनवाड़ी, और ज्यादा वाले हैं वो जाने चाहिए विद्यालय। यानी जो बच्चे अध्ययनरत है उन्हीं को पालनहार की राशि मिलेगी। शर्त क्या है, विद्यालय बच्चा जाना चाहिए। अब पालनहार योजना है, पालनहार योजना, इसमें नाम दिया हुआ है पालनहार। पालनहार का क्या अर्थ है, जो व्यक्ति अनाथ बच्चों को स्वेच्छा से पालने के लिए राजी हो, यानी अपनी इच्छा से पालने के लिए राजी हो, उसे क्या कहा गया है, पालनहार। पालनहार योजना का उद्देश्य क्या है, अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था। निकटतम रिश्तेदार परिचित वो भी इच्छुक होना चाहिए। व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी संस्थागत पालन की बजाय निकट के रिश्तेदार को, सगे संबंधी को बच्चे का पालन पोषण के लिए सरकार तो देगी पैसे, और पालन करेगा वो रिश्तेदार या सगा संबंधी। तो इससे क्या होगा कि उस बच्चे का पालन पोषण है वो एक पारिवारिक माहौल में हो जाएगा। यदि सरकार किसी अनाथ गृह वगैरह में करेगी तो वो संस्थानिक पालन पोषण की बजाय पालनहार योजना का उद्देश्य है कि पारिवारिक माहौल में ही पालन पोषण किया जाए। इस योजना में कौन कौन बच्चे लाभार्थी है, कौन कौन लाभार्थी है। लाभार्थी की बात की जाए तो एक तो अनाथ बच्चे, यानी जिनके माता पिता नहीं है। दूसरे विधवा महिला के बच्चे, यानी जिसके केवल पिता नहीं है। विधवा महिला के बच्चे, विधवा के साथ साथ तलाकशुदा, परित्यक्ता, यानी जिसके पति ने उसको त्याग दिया है। विधवा पुनर्विवाहित भी इसमें शामिल है। नाता जाने वाली महिला के बच्चे, यानी अनाथ के अलावा विधवा महिला के बच्चे भी, तलाकशुदा के, परित्यक्ता के, विधवा, पुनर्विवाहित के और नाता जाने वाले, इन सभी महिलाओं के बच्चे भी इस योजना में शामिल है। इसके अलावा और कौन शामिल है, जिसके माता पिता को आजीवन कारावास या मृत्युदंड, आजीवन कारावास या मृत्युदंड जिस माता पिता को हो चुका है उनके बच्चों को भी पालनहार दिए है। इसके अलावा जो माता पिता एड्स रोग या कुष्ठ रोग से पीड़ित है,
एड्स और कुष्ठ रोग से पीड़ित। इसके अलावा जो सिलिकोसिस नीति 2019 की घोषणा हुई थी, उसके बाद सीएम ने निर्णय लिया कि जो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित परिवार है उनके बच्चों को भी पालनहार का लाभ दिया जाए। तो अब ये नया जुड़ा है सिलिकोसिस रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे। सिलिकोसिस रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे नए जुड़े हैं। तो पालनहार में कौन कौन बच्चे आ गए? अनाथ बच्चे, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा, पुनर्विवाहित, नाता जाने वाली महिला के बच्चे। ऐसे माता पिता जिनको आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो गई है, या जो माता पिता एड्स और कुष्ठ रोग से पीड़ित है, या जो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है, वो सभी बच्चे पालनहार योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना लागू कब हुई थी? योजना लागू हुई थी 2005 में, 8/2/2005 से। इसमें याद ये रखना है कि योजना लागू बहुत पुरानी हो गई तो इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन योजना शुरू में लागू हुई थी उस टाइम उसका क्या उद्देश्य था? केवल अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को लाभ देने के लिए पालनहार योजना चालू हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे संशोधन करके बहुत सारी कैटेगरी को शामिल कर दिया गया। इसमें 2,000 रुपये वार्षिक पालनहार की जो राशि मिलती है, 1,500 रुपये प्रति माह और 2,500 रुपये प्रति माह, उसके अलावा 2,000 रुपये साल के और मिलेंगे। किस काम के लिए? वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीदने हेतु। विधवा और नाता जाने वाली महिला के बच्चों को ये 2,000 रुपये दे नहीं है। विभाग कौन डील करता है? समाज कल्याण विभाग। जो हमने पहले योजना पढ़ी थी ना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, एकल नारी समान पेंशन योजना, वो सभी भी कौन डील करता है? समाज कल्याण विभाग। और पालनहार योजना भी समाज कल्याण विभाग। ये चारों योजनाएं समाज कल्याण विभाग ही डील करता है। नेक्स्ट योजना है हमारी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये पहले अक्षय योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना इस नाम से भी रह चुकी है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, इसमें राशि कितनी मिलती है? पुरुषों को तो मिलती है 4,000 रुपये मासिक, और महिलाओं को, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन, इन तीनों को मिलती है 4500 रुपये प्रति माह। पुरुषों को तो 4,000 रुपये और महिला, ट्रांसजेंडर, विशेष योग्यजन इनको मिलती है 4500 रुपये। लाभ अधिकतम 2 साल तक, मैक्सिमम सीमा है 2 साल। यानी कोई लाभ ले रहे और बीच में ही नौकरी लग गया या कोई रोजगार मिल गया तो उसे बाद में बीच में भी लाभ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कितने साल ले सकता है? 2 साल। ये योजना लागू कब हुई थी? 1 फरवरी 2019 से। 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से ये लागू हुई। उद्देश्य क्या है? शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देना। जो भी शिक्षित बेरोजगार है वो इस योजना के पात्र है, उन्हीं को सरकार लाभ देगी। इसमें सरकार ने एक शर्त और जोड़ दी। पहले तो बेरोजगारी भत्ता ऐसा ही मिलता था, अब कह दिया कि इंटर्नशिप अनिवार्य है। वो भी कितनी? ये अभी चेंज हुई है, सप्ताह में 20 घंटे। पहले सरकार ने इंटर्नशिप अनिवार्य की थी। इंटर्नशिप क्या होती है कि कोई सरकारी कार्य आवंटित होगा, सरकार नज़दीक सरकारी ऑफिस में या फिर नज़दीक सरकारी विद्यालय में, वहाँ पे एक काम आवंटित होगा और वो काम करना होगा, उसे क्या कहा गया है? इंटर्नशिप। जैसे पहले ये थी कि प्रतिदिन 4 घंटे, 5 दिनों में प्रतिदिन 4 घंटे, यानी रोज जाना पड़ता था 4 घंटे काम करने के लिए, और शनिवार रविवार को छुट्टी, तो सप्ताह के कितने घंटे हुए? 20 घंटे। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि भाई 5 दिन अलग अलग 4 घंटे की बजाय पूरे सप्ताह में चाहे एक दिन जाके 20 घंटे कर दो, चाहे 2 दिन जाके 10-10 घंटे कर दो, यानी रोज जाने की जरूरत नहीं है। इंटर्नशिप से गर्भवती महिलाओं को, विशेष योग्यजनों को इंटर्नशिप से छूट भी दी गई है। तो इंटर्नशिप कितनी अनिवार्य है? सप्ताह में 20 घंटे। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल।
एक मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जो परीक्षा है ना उनमें प्रश्न पूछने का ट्रेंड चेंज हो गया। पहले तो ऐसे सीधे पूछ लेते, कोई योजना लागू होती थी तो ये अमुक योजना है कब लागू हो गई। लेकिन जो कॉलेज लेक्चरर भर्ती का पेपर हुआ है, आरएस का पेपर हुआ है, उसमें देखा जाए तो योजना में जो थ्योरिकल है ना उसका उद्देश्य या फिर ये इस योजना में सार क्या है इसका, वो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो योजना की जो थ्योरी है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। तो देखते हैं जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल है, इसमें 115 विभाग की 322 योजनाएं, 115 विभाग की 322 योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी एक स्थान पर 115 विभाग की 322 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। ये जन सूचना पोर्टल क्या है कि एक सरकार ने पोर्टल बना दी, उस पर 115 विभाग है, उनकी बहुत सारी योजनाएं डाल दी। उस योजनाओं की हम क्या कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि इस योजना में क्या पात्रता है, क्या आवेदन प्रक्रिया है और हमारे एरिया का इसमें कौन कौन लाभार्थी है, ये भी देख सकते हैं। जैसे एक गांव है तो इस गांव में कौन कौन इस योजना में लाभ ले रहे हैं। एक और ध्यान रखना है कि जन सूचना पोर्टल पर मतलब एक मोबाइल में सीधा लिखेंगे जन सूचना पोर्टल खुल जाएगा। ना ही तो उसमें लॉगिन करने की आवश्यकता है, ना ही किसी SSID की आवश्यकता है, ना ही पासवर्ड की आवश्यकता है। उसमें केवल पोर्टल खुलने के बाद विभाग चयन करना होगा और विभाग की योजना चयन करनी होगी। इस विभाग की ये योजना वो उसके बारे में पूरी जानकारी दे देगा। उद्देश्य क्या है इसका जन सूचना पोर्टल का? सोशल ऑडिट के साथ साथ, यानी सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाना। शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 2019 को RTI की धारा 4(2) के तहत आमजन को सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास। जो भारत सरकार ने RTI एक्ट का कानून बनाया था उसमें उसकी धारा 4(2) के तहत आमजन को सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। तो राज्य सरकार ने इस RTI एक्ट की धारा 4(2) की पालना करते हुए जन सूचना पोर्टल का निर्माण किया है। नेक्स्ट है हमारी संपर्क पोर्टल। संपर्क पोर्टल पर क्या होता है कि हम किसी भी विभाग की कोई समस्या हो तो उस विभाग को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमें एक पर्सनली विभाग को दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, हमें संपर्क पोर्टल पर दर्ज करानी है और पोर्टल है संबंधित विभाग को ऑटोमेटिक वो शिकायत भेज देगा। तो जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज कराने और समस्याओं का निराकरण पाने का अभिनव प्रयास है संपर्क पोर्टल। जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण पाने का। दूसरा, ये बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याएं ऑनलाइन और निःशुल्क दर्ज। एक तो शिकायत दर्ज कराने के लिए हमें किसी कार्यालय में उपस्थित नहीं होना होगा, बिना उपस्थित हुए। और दूसरा है कि शिकायत है वो निःशुल्क दर्ज है, कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए शुल्क नहीं है। शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है, शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं? एक तो है सिटीजन कॉल सेंटर 181 पर फोन के माध्यम से, यानी फोन से 181 नंबर डायल मिलाओ और वो वहां पे कॉल अटेंड की बात पूछेंगे क्या समस्या है तो 181 पर फोन करके। और दूसरी है पोर्टल पर ऑनलाइन, जो संपर्क पोर्टल है ना उस पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। लाभ, राज्य के नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहला लाभ तो ये हो गया कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं, लेकिन राज्य के नागरिकों, यानी जो संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है ना वो केवल राज्य के नागरिक ही। दूसरा है कि प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। संपर्क पोर्टल से क्या होगा कि जो हम इसके अंदर शिकायत दर्ज कराने के बाद ये भी देख सकते हैं कि हमारी शिकायत का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँच गई, क्या कार्रवाई हुई है। तो इस प्रकार से इसमें क्या आएगी, पारदर्शिता आएगी प्रशासन में। नेक्स्ट एक्ट है हमारा RTI एक्ट। RTI एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसका क्या उद्देश्य है कि नागरिकों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता लाना, जो सरकारी कर्मचारी है उनकी जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाना और भ्रष्टाचार को रोकना। इस RTI एक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो एक आवेदन करना होगा RTI एक्ट के तहत और वो विभाग हमें सूचना उपलब्ध करवाएगा। सूचना प्राप्त करने के लिए
क्या करना होगा, लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। ये लोक सूचना अधिकारी कौन होता है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग होता है। जैसे मतलब ये ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सेवक है, वो लोक सूचना अधिकारी है, तो उसको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है कि इसी प्रारूप में आवेदन करना है। कोई किसी भी साधारण पेज पर एप्लीकेशन के हिसाब से हम लिख कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ हमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या फिर 10 रुपये नकद में लगाने होंगे। आवेदन के साथ प्रार्थना पत्र के साथ 10 रुपये नकद या पोस्टल ऑर्डर लगाना होगा। बाद में प्रतिलिपि के 2 रुपये प्रति पृष्ठ। यदि हमें आरटीआई में अंदर ये मांगते हैं कि हमें उस फाइल की प्रति चाहिए या उस आदेश की प्रति चाहिए, तो उस प्रति के लिए यदि मान लो कि 100 पन्नों की फाइल है, 100 पेज की फाइल है, तो उसके लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से 200 रुपये उसके अलग से और जमा कराने होंगे। 10 रुपये तो आवेदन के साथ है ही, और यदि हम कोई किसी पृष्ठ की प्रति मांगते हैं तो 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से जमा कराने होंगे। बाद में हमें सूचना 30 दिवस में, कितने दिन में, 30 दिवस में सूचना 30 दिवस में उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि सूचना 30 दिवस में उपलब्ध नहीं होती है तो हमें जो प्रथम अपील है, सेकंड अपील है, वो कर सकते हैं। उसके बाद भी प्राप्त नहीं होती है तो राज्य सूचना आयोग है, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सूचनाएं जो दे नहीं है, इसमें एक सूचना पर प्रतिबंध भी लगा दिया है कि इस प्रकार की सूचनाएं दे नहीं है। वो कौन कौन सी है, ऐसी सूचनाएं जो संप्रभुता और अखंडता खतरे में डालती हो, जो संप्रभुता और अखंडता खतरे में डालती हो। दूसरी, राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऐसी सूचनाएं भी दे नहीं है। और तीसरी है, वैज्ञानिक और जो आर्थिक हित में न हो, ऐसी सूचनाएं भी इस आरटीआई के तहत दे नहीं है। तो योजनाओं के आज 2 पार्ट हो गए हैं। अब एक पार्ट और बनाना पड़ेगा और एक पार्ट केंद्र का बनाना पड़ेगा। जितने भी योजनाएं पूरी हो जाएगी, सभी महत्वपूर्ण योजनाएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई पार्ट बीच में ना छूटे। धन्यवाद सभी का।